अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये, और ये हम अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए जिस तरह टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ये खुद अपने अंदर एक मौजज़ा है अगर इसे देखें तो। अब अगली बात मिसाल, अच्छा टेक्नोलॉजी के बारे में एक बात याद रखिएगा, तरक्की सिर्फ ये नहीं होती कम्युनिकेशन में। यानी ये कि एक ज़माने में जो टेलीफोन डायल फ़ोन हुआ करता था, उसके बाद फिर उसमें तस्वीर आ गई, फिर उसके बाद आप यूँ कहिए कि अब एक टेलीफोन जो हमारे हाथ में है वो हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे यानी बगैर किसी कॉस्ट के हम गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे को देखते हुए। टेक्नोलॉजी यानी जो इसकी एडवांसमेंट है वो सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं है, वो हर फील्ड में है। यानी अब प्लेन और तरह के बन रहे हैं, गाड़ियाँ जो है सेल्फ ड्रिवन कार्स की बात हो रही है। तो ये कैसे मुमकिन है कि टेक्नोलॉजी जब माशरे की हर समत बढ़ रही हो तो मेडिकल जैसा जो बुनियादी शोबा है वो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ना उठाए। वो उठा चुका, बड़ी अजीब तब्दीलियाँ वहाँ भी आ रही हैं, और उन्हीं में एक तब्दीली वो है रोबोट्स का सर्जरी करना। मतलब ये कि एक रोबोट, अभी तो हम सुन रहे हैं कि यानी वो फिल्म्स वगैरह में देखे रोबोट काम करते हुए, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि एक एक्चुअल रोबोट एक ह्यूमन लाइफ, मतलब एक पेशेंट है वो उसका सर्जरी कर रहा है रोबोट, और डॉक्टर साहब जो हैं वो बेसिकली उस रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उन डॉक्टर साहब का उस कमरे में मौजूद होना या उसके साथ वाले कमरे में मौजूद होना या दुनिया के किसी दूसरे कोने पे मौजूद होना, ये मानी ही नहीं रखता। ये बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है। यानी एक आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी जहतें क्या होंगी, और मतलब है कि हम यहाँ बैठे आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे जुड़े हुए यानी वो तमाम लोग जो अपना ऑपरेशन कराने के लिए हज़ारों मील को अमेरिका जाता है, वो कहीं जाता है, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो ट्रीटमेंट अगर आपको आपके शहर में हो जाए, और जबकि डॉक्टर साहब जो हैं वो किसी और मुल्क, किसी और बर्र आज़म में हो। ज़ाहिर है कि हम लेमैन हैं, मतलब इसकी गुफ्तगू को हम यानी बाहर से देखने की कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन समझना डिटेल में उसके लिए हमें ज़ाहिर है कि ज़हमत देनी पड़ी एक डॉक्टर साहब को। और ये डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर हसीब साहब को ज़हमत दी है, जो बरतानिया में न्यूकासल में इस वक्त मौजूद हैं और हमसे गुफ्तगू के लिए उन्होंने वक्त दिया, शुक्रगुजार हैं उनके। इनका तारुफ आपको कराता चलूँ जी। हसीब अनवर खोखर साहब, ये सीनियर क्लिनिकल फ़ेलो हैं इन रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, एडवांस लेप्रोस्टिक एंड रोबोटिक कोलोरेक्टल सर्जरी फेलोशिप। बड़ी मुश्किल होती है जी इनकी टर्म्स, मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, ऊपर से मैं साफ़ी आदमी हूँ। इनकी जो बेसिकली स्पेशलाइजेशन है कोलोरेक्टल सर्जरी, मैं इसको कोलैटरल क्योंकि कोलैटरल डैमेज इतना सुना हुआ है ना, तो अब ये आगे जो है इनकी नेक्स्ट जॉब ये कंसल्टेंट होंगे कोलोरेक्टल जनरल सर्जन इन आयरलैंड। बिलाशुबा ये हमारे वो पाकिस्तानी हैं जो हमारी कौम के सफ़ीर हैं। इनका किसी हुकूमत, किसी मार्शल्ला, किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। ये एक्चुअल कौम के वो लोग हैं, सपूत हैं, बेटे हैं, जो दुनिया भर में जाके अपनी प्रोफेशनल एक्सेलेंस के साथ खामोशी से ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ यानी वो नहीं है जो ख़ुद पाकिस्तान के हुक्मरान उन्हें कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने फरमाया कि जाहिल हैं, इससे पहले भी हमारे हुक्मरान हमारे बारे में इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल हसीब अनवर खोखर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। हसीब साहब आपका शुक्रिया पहले तो, आप और आप जैसे तमाम वो डॉक्टर हजरात जो दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। ख़ुद NHS में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस हैं, और आपका जो ये फील्ड है ये तो है ही बहुत एडवांस माशाल्लाह, रोबोटिक्स में अब आप की एक्सपर्टीज़ है। तो पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि पहले तो ये आसान अल्फाज में सलीस उर्दू में जो मुझे समझ आ जाए, मेरे जैसों को समझ आ जाए कि रोबोट्स का सर्जरी से क्या ताल्लुक़ है और वो किस तरह से ये सर्जरीज परफॉर्म करेंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू आपका कि आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड और स्पेशली रोबोटिक्स से रिलेटेड आपसे बातचीत कर चुकूँ, और जो आम लोग हैं उनको एक्सप्लेन कर चुकूँ। इवन जब मैंने इसमें काम शुरू किया तो मेरे वालिद साहब को भी समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ तो उनको मैंने पिक्चर्स भेजी और वीडियोस भेजी, फिर उनको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इसका मतलब क्या है। एनीवेज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो जिस तरह आपने बात की थी सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, उसी तरह अब आजकल जो सारी रिसर्च है और सारी जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जन्स की है, जिसमें फ़िलहाल तो एक रोबोट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि पेशेंट के साथ अटैच हो जाता है और उसके साथ रोबोटिक आर्म्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट सारे आ जाते हैं अंदर, और एक कंसोल पे लाइक जिस तरह एक ड्रोन का पायलट होता है उसी तरह एक सर्जन एक कंसोल पे बैठ के उस रोबोट को कंट्रोल करता है टू ऑपरेट। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, और यानी इसको मैं जितना समझा हूँ वो ये है कि अगर मैं आसान मजीद करूँ तो वो ये है कि जैसे कोई आप वीडियो गेम यानी खेल रहे हो एग्जैक्टली और आपके हाथ में जॉयस्टिक होती है, तो आप उस जॉयस्टिक के साथ यानी कंट्रोल कर रहे हैं वो जो, अच्छा ये वो जो पुराने टॉयज का तस्वर होता था, आप अंदाजा लगाइए
कि वो रिमोट कंट्रोल से ड्रोन कंट्रोल करना या किसी टॉय कार को कंट्रोल करना, अब आप उससे कंट्रोल आप यानी सर्जरी करेंगे, उस रोबोट को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली ये काफ़ी एक्सपेंसिव कंसोल है। करंटली इसकी कॉस्ट जो है वो 2 मिलियन पाउंड्स है करंटली, लेकिन ऑफ कोर्स डाउन द लाइन बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं लो कॉस्ट कंसोल्स के ऊपर, लो कॉस्ट रोबोट्स के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो तो अब रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ही जा रही है। अच्छा, तो ये हम यहां तक तो समझ गए कि आप कंसोल पे बैठा करेंगे, रोबोट सर्जरी करेगा, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब ये ट्रायल्स हुए हैं? ऑफ कोर्स जब भी कोई चीज़ यहाँ पे लॉन्च होती है तो उसके तो बहुत एक्सटेंसिव ट्रायल्स होते हैं। फर्स्ट फेज़ में तो हॉस्पिटल्स में आने से पहले ट्रायल्स होते हैं, और 2001 से यूके में इंट्रोड्यूस हुए थे रोबोट्स, 2001। और इससे पहले ये जिस कंपनी ने रोबोट बनाया डेविंची के नाम से, वो अमेरिकन कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी थी। उसने वहाँ पे ऑब्वियसली ट्रायल्स किए, वहाँ स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड करंटली दिस इज द ओनली कंपनी जो कि अप्रूव्ड रोबोट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। लेकिन अब न्यू कंपनीज भी इस तरफ आ रही हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट 20 साल से रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन 2019 में एक मेजर ब्रेक थ्रू आया है, जिसकी वजह से अब करंटली ऑलमोस्ट हर यूके के हॉस्पिटल में, मेजर कैंसर सेंटर्स में रोबोट्स को इंडक्ट किया जा रहा है। और इससे सिर्फ मेरी फील्ड में नहीं, इसमें हर फील्ड में इसका यूज़ है, चाहे वो गायनी हो, चाहे वो यूरोलॉजी हो, जैसे प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशंस तो बहुत ज़्यादा इस पर किए जा रहे हैं। इस तरह कोलोन कैंसर या आंत्रियों का कैंसर इस तरह कहते हैं पाकिस्तान में, हर फील्ड में इसको अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी, इसकी एक्यूरेसी, और ऑब्वियसली देखें जब आप एक मेजर ऑपरेशन करते हैं आपको यू नीड अबाउट 3 to 4 पीपल टू हेल्प यू डू दैट ऑलमोस्ट। तो रोबोट को, एक बंदे को रोबोट के साथ खड़ा होना होता है और एक बंदा कंसोल पे काम करता है, दैट्स इट। तो आपके जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो, और जो वर्क फोर्स है उसमें कितनी कमी आ जाएगी। और आप यू कैन इमेजिन कि एक फेज में आप ये देखें कि अगर फर्ज करें स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट नीड्स एन ऑपरेशन और वहाँ पे रोबोट है, तो यहाँ पे ज़मीन पे कोई बैठ के उसकी सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। जैसे किसी को अपेंडिक्स हो जाए, तो अपेंडिसाइटिस का तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, आपने उसको निकालना है। तो अगर किसी को इमरजेंसी सर्जरी चाहिए तो यहाँ बैठ के आप वो ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह रिमोट एरियाज़ के अंदर भी आप इस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। करंट फेज में तो ये सर्जन डिपेंडेंट है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रोबोट्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पे काम किया जा रहा है कि वो जिस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, इसी तरह सेल्फ ऑपरेटिंग रोबोट्स होंगे जिनको फीड कर दिया जाएगा कि ये ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करना है, और आप उनको कनेक्ट करें और दे विल फिनिश अप एवरीथिंग। डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो बड़ी एक, यानी जाहिर है कि बहुत हैरान कुन गुफ्तगू है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो ये होता है ना कि टेक्नोलॉजी जब आती थी या उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो आमतौर पर जो हिट टेक्नोलॉजी ने किया रिसेंट ईयर्स में वो लेबर क्लास थी, या मतलब बहुत से शोबों। लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जैसे आप हैं, ये तो आपको भी यानी हिट करेगा कहीं ना कहीं जाके, आपको ऐसा लगता है? इवेंचुअली देखें, ह्यूमन डिपेंडेंस तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इवेंचुअली हिट करेगा मेनी इयर्स डाउन द लाइन डेफिनेटली। लेकिन जिस तरह पायलट्स के साथ हुआ है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, उसमें भी आप देखें कि डिपेंडेंस कम हुई है, लेकिन इवेंचुअली वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन्स आ रहे हैं, तो इस तरह यहाँ पे भी आएंगे इवेंचुअली, तो बात उस तरफ ही जाएगी। लेकिन somebody always has to be there to keep an eye on things। नंबर जरूर कम होंगे डॉक्टर्स के। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक जो मेरे कथा कलामी की माजरत, यानी ये कि जो सर्जरी रोबोट परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर है कि वो पीछे एक डॉक्टर साहब बैठे हैं जो रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये जो एक्यूरेसी रेट है ये फिर किस चीज का है? यानी एक्यूरेसी रेट यानी हाथ की जुम्बिश की बात हो रही है? एग्जैक्टली। अच्छा, हाथ की जुम्बिश की, जो आपका हाथ है एक खास लेवल तक रोटेट कर सकता है। जैसे कि मैं अपना हाथ रोटेट करूं तो आप देख सकते हैं मैं पूरा 360 रोटेट नहीं कर सकता। रोबोट 360 डिग्री रोटेट भी कर सकता है, रोबोटिक हैंड, जिसको मैं जब कंट्रोल कर रहा होता हूं, मेरे पास उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है। और रोबोट जो है उसकी 7 डिग्रीज की डिफरेंट एरियाज के अंदर रेंज ऑफ मोशन भी है। एक तो 360 डिग्री रोटेट भी करेगा
और 7 डिफरेंट डायमेंशंस में वो एक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा जब आप रोबोट के थ्रू काम करते हैं, उसका कैमरा इट्स 3 डायमेंशनल और हाई डेफिनेशन है। जो हमें कंसोल पे बैठ के विजन आता है वो 3 डायमेंशनल होता है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यू डूइंग इट लाइक एन ओपन ऑपरेशन। तो यू कैन जी। तो इसका जो लिंक है, यानी इसका यानी 5G से कितना गहरा ताल्लुक है? अभी करंटली जो है कंसोल वो क्योंकि उसी रूम में यूज कर रहे हैं जहां पे रोबोट पड़ा होता है, तो इट्स वायर कनेक्टेड। लेकिन इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड सर्जन उस सेंटर में नहीं है और आपने एक बहुत हाईली स्किल्ड कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करना है, फिर 5G का रोल आएगा जिसके थ्रू ये उसको कनेक्ट करेंगे विद समबडी सेटिंग इन अ डिफरेंट कंट्री, इन अ डिफरेंट सेंटर। तो फिर ऑब्वियसली इट कैन ओनली बी डन विद अ वेरी हाई स्पीड जिसमें आपकी 5G का यूज होगा। लेकिन करंटली इस पे अभी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट ये काम हो रहा है। ऑब्वियसली ट्रायल्स और बाकी जगहों पे तो 5G के थ्रू इनको लिंक अप किया जा रहा है कि रिमोटली इसको ऑपरेट किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है, जाहिर है कि आप वही हैं जहाँ पे आप मतलब ये है सितारों पे कमंदे, ये है वो गुफ्तगू जिसका इकबाल ने ख्वाब देखा था, जो आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुड़ के जब आप यहाँ देखते हैं पाकिस्तान वापस, वकीलों के हमले देखते हैं अस्पतालों में हो रहे हैं, डॉक्टर्स को आप देखते हैं कि वो लोग आए और वहाँ पे मतलब है कि एक हंगामा मच गया और वो पता चला कि वो पुलिस लाठीचार्ज हो रहा है डॉक्टर्स पे, तो हाउ डू यू फील दैट? Are you grateful and thankful that you're not here? And मतलब Always there's a price to pay. Nobody wants to work away from their home country और पेरेंट्स को छोड़ के और फैमिली को छोड़ के there's a big price to pay. मैं शुरू से बाहर नहीं आया था। मैं शुरू में पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 6 years मैंने प्रैक्टिस की है। और जब ये सारी रेवोल्यूशन आई थी यंग डॉक्टर्स की और सारा कुछ, उस टाइम की शुरू के टाइम में मैंने भी ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन everything has gone wrong. There is something has badly gone wrong with our country with regards to the health system. Health system को politicians ने बुरे तरीके से तबाह किया है, इग्नोर किया है, और नेपोटिज्म भी हेल्थ सिस्टम में लेके आए हैं जिसकी वजह से जो हालात हैं आपके सामने हैं। और मेन ब्रेन ड्रेन हुआ है। जो एक टाइम था जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे, उस वक्त बड़े अच्छे कंसल्टेंट लेवल पे लोग थे जिन्होंने हमें ट्रेन किया, हमारे टीचर्स थे। स्पेशली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे मेंटोर और टीचर प्रोफेसर मजीद चौधरी जैसे लोग जो आजकल लेजेंड है और अनथिंकेबल है कि इस तरह के लोग आजकल होंगे, क्योंकि एक मेजर ब्रेन ड्रेन है। हमारे टाइम में ये था कि दे पीपल यूज्ड टू गो अब्रॉड, जैसे प्रोफेसर मजीद चौधरी बाहर गए, दे ट्रेन, दे केम बैक टू द कंट्री टू सर्व एंड दे गॉट अ गुड पोस्ट। एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर था, एक प्रॉपर विदाउट नेपोटिज्म, क्योंकि मजीद साहब wasn't well connected at all. Self-made people could come up and make an example. लेकिन करंट हालात में जिसके लिंक्स ना हो या आगे पीछे कोई ना हो, अनथिंकेबल है कि आप उस तरह से प्रोग्रेस कर सकें और आपका कोई सर्विस स्ट्रक्चर हो, बीइंग इवन एज अ जूनियर डॉक्टर या एज अ कंसल्टेंट एज वेल। अच्छा, अब ये बताइए कि चूंकि आपने यहाँ भी काम किया है, वहां भी आप काम कर रहे हैं, तो बुनियादी फर्क यानी बतौर डॉक्टर आपको अपने प्रोफेशन में, मैं सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल यानी पर्क्स, प्रिविलेजेस और उसके साथ रिस्पेक्ट, यानी आप बुनियादी फर्क क्या बताएंगे? बुनियादी फर्क ये है कि आपके पास एक करियर प्रोग्रेशन का एक सिस्टम है यहाँ पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर लिंक्स। आपको कोई सिफारिश नहीं चाहिए। अगर इफ यू गुड एट योर वर्क तो यू कैन प्रोग्रेस टू द टॉप, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम इस वक्त नहीं है। यानी जॉब सिक्योरिटी आप कह रहे हैं वहां? ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी जी। वैसे आपको उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर देखें, यूरोप का सैलरी स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पे नेशनलाइज्ड है हेल्थ, इतना अच्छा नहीं है व्हेन यू कंपेयर इट विद अमेरिका या कनाडा। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन रिस्पेक्टफुल है। एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते। जिस तरह मैं व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ डॉक्टर, आई वाज स्टिल डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स व्हिच आर वेरी काइंड, कि उन्होंने मेरे एग्जाम्स और हर चीज़ें मुझे सपोर्ट किया। इंटरनेशनल एग्जाम्स आर वेरी एक्सपेंसिव, कोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव। और मेरी फर्स्ट पे 6,000 रुपये थी, सेकेंड पे वो 10,000। तो आप खुद इमेजिन करें आप कैसे घर रन कर सकते हैं इतना, आप इवन दो यूर हाईली स्किल्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, आप कैसे घर रन कर सकते हैं? तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी वहाँ पे। आप रिस्पेक्टफुली काम नहीं कर सकते। या तो आप मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाएं, मैनी पीपल डू दैट टू अर्न मनी, लेकिन पैसा हर चीज़ नहीं होती। और इवेंचुअली मुझे भी निकलना पड़ा।
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ भी रहें, काम करें, बरतानिया में रहें, आयरलैंड में रहें, अमेरिका में रहें या आगे कनाडा जाएं, फूल तो इसी मुल्क का है। जो दुनिया में जिस ज़मीन पे भी खिलेगा वो पाकिस्तान की खुशबू और एक महक तो वहाँ से आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप और आप जैसे तमाम लोग हमारे मुल्क का जो एक परसेप्शन है उसको बेहतर करने के लिए रिस्क हलाल कमा रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ में जा रहे हैं। आप ही जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है और आप ही हमारे असल सफ़ीर हैं, एम्बेसडर्स हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।